Welcome students. This is डॉक्टर हर्षा अरोड़ा, असिस्टेंट प्रोफेसर मैथमेटिक्स, गवर्नमेंट कॉलेज झांसी। तो आज हम एडवांस कैलकुलस का सेकंड लेक्चर स्टडी करेंगे, जिसमें हम कंटिन्यूटी की डेफिनेशन को स्टडी करेंगे। जैसे कि हमारा जो चैप्टर चलेगा वो दैट इज कंटिन्यूअस फंक्शन। तो हमारा जो बेस होगा डेफिनेटली लिमिट और कंटिन्यूटी के ऊपर होगा। लिमिट की डेफिनेशन को हमने लास्ट लेक्चर में स्टडी किया है, तो आज हम कंटिन्यूटी की डेफिनेशन को स्टडी करेंगे। हालांकि यही डेफिनेशन तुम फर्स्ट ईयर कैलकुलस की ऑलरेडी स्टडी कर चुके हो, बट क्योंकि हम एक क्विक रिवीजन देंगे इसको, सो दैट हम कंटिन्यूअस फंक्शन की प्रॉपर्टीज को स्टडी कर सकें। और फिर से वही, जैसे हमने लिमिट की डेफिनेशन को इंट्यूटिव अप्रोच से शुरू किया था, तो हम कंटिन्यूटी की डेफिनेशन को भी इंट्यूटिव अप्रोच से शुरू करेंगे और उसको प्रिसाइज डेफिनेशन तक लेके जाएंगे। तो अब हमारे पास कंटिन्यूटी ऑफ फंक्शन क्या होता है हमारे पास कि अगर लेमन की डेफिनेशन में हमने कहा जाए कंटिन्यूटी मींस देयर इज नो ब्रेक। सो अगर हम किसी फंक्शन का ग्राफ प्लॉट करें, अगर उसमें कोई ब्रेक नहीं है किसी भी पॉइंट पर, देन दैट फंक्शन इज सेड टू बी द कंटिन्यूअस। इफ देयर इज अ ब्रेक एट सम पॉइंट और मोर देन वन पॉइंट इन द ग्राफ ऑफ द फंक्शन, और तब हमारे पास देंगे उस ब्रेक पॉइंट के ऊपर जहां पर ब्रेक आ रही है कि फंक्शन कॉन्टिन्यूअस नहीं है, डिसकंटिन्यूअस है। इन अदर सेंस वो ये भी कह सकते हैं कि अगर हम किसी फंक्शन का ग्राफ बिना पेंसिल उठाए प्लॉट कर सकें, या अगर हम उस फंक्शन का ग्राफ इस तरह से प्लॉट करें कि हमें अपना पेन लिफ्ट करने की ज़रूरत ना पड़े, तब हम उस ग्राफ को क्या कहते हैं, कंटिन्यूअस कहते हैं, और वो फंक्शन जो होगा वो कंटिन्यूअस होगा। और जब अगर ब्रेक आ जाए किसी पॉइंट के ऊपर तो फंक्शन हमारा डिसकंटिन्यूअस होगा। तो उसी डेफिनेशन को ही हमने अब ग्राफिकली देखेंगे कि हमारे जो फंक्शन में फंक्शन के ग्राफ में किस तरह से ब्रेक आ सकता है। अब हमारे पास जब हम कंटिन्यूटी की फंक्शन की डेफिनेशन बताने जा रहे हैं, तो सबसे पहला जो पॉइंट हमारे पास हमें अपने माइंड में रखना चाहिए, कंटिन्यूटी ऑफ ए फंक्शन इज ऑलवेज डिफाइंड एट ए पॉइंट। तो पूरे के पूरे इंटरवल के ऊपर भी हम डिफाइन करेंगे, लेकिन हमारी डेफिनेशन जो अभी बनी है दैट इज कंटिन्यूटी ऑफ ए फंक्शन एट ए पॉइंट। इस पॉइंट के ऊपर फंक्शन का क्या बिहेवियर है वो हमें बताएगा कि अगर हमारे पास फंक्शन का ग्राफ उस पॉइंट के ऊपर ब्रेक नहीं होगा, देन दैट पॉइंट इज सेड टू बी अ पॉइंट ऑफ कंटिन्यूटी ऑफ द फंक्शन। अगर हमारे पास फंक्शन का ग्राफ उस पॉइंट के ऊपर ब्रेक हो गया, देन दैट पॉइंट इज पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी ऑफ द फंक्शन। तो हमेशा कंटिन्यूटी ऑफ ए फंक्शन हम एक पॉइंट के ऊपर ही डिफाइन करते हैं। तो वी हैव थ्री पॉसिबल कंडीशन व्हेन देयर इज पॉसिबिलिटी ऑफ द ब्रेक इन द ग्राफ। वो पॉसिबिलिटी कंडीशन क्या है हमारे पास? सपोज वी आर डिस्कसिंग द कंटिन्यूटी ऑफ ए फंक्शन एट ए पॉइंट ए। तो ए के ऊपर हमारे पास फंक्शन कैसे बिहेव कर रहा है, वेदर देयर इज अ ब्रेक इन द फंक्शन और नॉट। तो हमारे पास सपोज दिस इज द फर्स्ट ग्राफ वी आर टेकिंग हियर, दिस इज फंक्शन एफ एक्स, और ये हमारा ग्राफ है। यहाँ जो होल है हमारे पास दैट स्टैंड्स फॉर द पॉइंट ए, और फंक्शन यहाँ ब्रेक आ रहा है, जस्ट एक पॉइंट के ऊपर ब्रेक आ रहा है। दैट मीन्स हमारे पास फंक्शन एफ ए डिफाइन ही नहीं है। ए के राइट साइड में डिफाइन है फंक्शन, ए के लेफ्ट साइड में फंक्शन डिफाइन है, बट ए के ऊपर डिफाइन ही नहीं है। तो इट मीन्स जब हम अपना ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो हम इस साइड ड्रॉ कर सकते हैं, इस साइड ड्रॉ कर सकते हैं, बट इस पॉइंट के ऊपर हम ड्रॉ नहीं कर सकते। देयर इज गैप इन द ग्राफ एट दिस पॉइंट। क्यों गैप है हमारे पास? क्योंकि हमारा फंक्शन ए के ऊपर डिफाइन ही नहीं है। ए के लेफ्ट में, ए के राइट में डिफाइन है, बट ए के ऊपर डिफाइन नहीं है। सो देयर इज होल इन द ग्राफ, gap in the graph. That is, we have to lift our pen from this point to just near to this point. तो एक पॉइंट को हमें छोड़ना है, दैट मीन्स हमारे पास ब्रेक आ चुका है। दैट मीन्स दिस इज अ पॉसिबिलिटी व्हेन देयर इज अ ब्रेक इन द ग्राफ, व्हेन एफ ए इज नॉट डिफाइंड। सो हमारा फंक्शन अगर एफ ए की वैल्यू डिफाइन ही नहीं है तो हमारे पास ग्राफ में ब्रेक आ जाएगा। दैट मीन्स फंक्शन के ग्राफ में ब्रेक आने का मतलब डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा। सेम इसी तरह से हमारे पास सेकंड पॉसिबिलिटी ऑफ ग्राफ ये है कि जब हमने एक ग्राफ का पोर्शन लिए है, दूसरा ग्राफ का पोर्शन लिए है, दैट मींस जंप कर रहे हैं हम एक पोर्शन से दूसरे पोर्शन पर। अब इसमें क्या हुआ कि फंक्शन की वैल्यू ए के ऊपर डिफाइन है, यहाँ हमने होल्ड करने के बजाय इसको पूरा के पूरा डार्क कर रखा है। दैट मीन्स हमारा जो फंक्शन है वो ए के ऊपर डिफाइन है, बट हमारे पास ए के लेफ्ट साइड में वैल्यूज कुछ और है। ए के राइट साइड, जब मैं ए के लेफ्ट साइड में जा रही हूँ तो मेरी फंक्शन की वैल्यूज कुछ और हैं, दैट इज अप्रोचिंग टू दिस पॉइंट। और जब हम ए के राइट साइड में जा रहे हैं तो हमारे पास ये हाइट बन रही है। दैट मीन्स हमारे पास एफ एक्स लिमिट एक्स टेंड्स टू ए डज नॉट एग्जिस्ट, वो एग्जिस्ट ही नहीं करती, इसलिए जंप आया।
कि लेफ्ट साइड में हमारे पास फंक्शन जब x a को अप्रोच कर रहा है तो fx approaching to some other value. When x approaches to from right side of a, fx approaches to some other values. Therefore, limit x tends to a, fx does not exist, and in this case, we always have a jump of this kind. तो हमारे पास there is also a break in the graph. हमें obviously पेंसिल को या हमारे पेन को लिफ्ट करना पड़ रहा है ग्राफ को ड्रॉ करते हुए. This is another example when there is a discontinuity in the graph. Third possibility is there. अब हमारे पास फंक्शन के यहाँ पर इस पॉइंट के ऊपर डिफाइन तो है फंक्शन, बट उसकी जो वैल्यू है ए एफ ए इज नॉट इक्वल टू दिस हाइट. हमारे पास ए एफ ए फंक्शन की वैल्यू ए के ऊपर डिफाइन है, बट ए के लेफ्ट साइड में फंक्शन, ए के राइट साइड में तो फंक्शन की वैल्यू यहाँ जा रही है, बट एग्जैक्टली ए के ऊपर इस हाइट के ऊपर जा रही है. दिस इज द हाइट, दिस इज द हाइट एट पॉइंट ए, बट ए के लेफ्ट साइड में हाइट ये है और ए के राइट साइड में यहाँ पर हाइट ये है. तो फंक्शन की लिमिट तो एग्जिस्ट कर रही है. सपोज दिस हाइट इज एल, तो हमारे पास ये क्वांटिटी तो एल बन जाएगी, बट दिस इज नॉट इक्वल टू एफ ऑफ ए. तो हमारे पास तीन तरह से, अब हमारे पास फंक्शन को जब हम ड्रॉ करने जा रहे हैं इस तरह के केस में, तो हमने फंक्शन का ग्राफ ड्रॉ किया यहाँ से, तो हमें ऑब्वियसली इस पॉइंट के ऊपर लिफ्ट करना पड़ेगा हमने अपना पेन, कि हमें इस पॉइंट के ऊपर जो उसके ए के ऊपर जो फंक्शन की वैल्यू है दैट इज नॉट एल, दिस इज ए एफ ए, दैट इज मोर देन एल. तो हमारे पास इस तरह के केस में भी हमारे पास डिसकंटिन्यूटी आ रही है. तो तीन तरह से हमारे पास, हमने तीन तरह के ग्राफ देखे जहां पर हमारे फंक्शन की डिसकंटिन्यूटी आ रही है. फर्स्ट इज देयर व्हेन f की वैल्यू ए के ऊपर डिफाइन नहीं है तो डिसकंटिन्यूटी है. जब हमारे पास लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही, दैट मींस मेरी लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट बोथ आर डिफरेंट आ रही है. थर्ड मेरी लिमिट तो मेरी एग्जिस्ट कर रही है बट दैट इज नॉट इक्वल टू एफ ए. तो हमारे पास तीन पॉसिबिलिटी है ग्राफ की जो हमें ग्राफ को डिसकंटिन्यूटी बना सकती है. There can be more than one these type of discontinuities. अब हमारे पास, तो इसका मतलब अगर हमें फंक्शन को कंटिन्यूअस बनाना है तो हमें इन तीन चीजों को तो रिमूव करना पड़ेगा. तो वो तीन चीजें रिमूव करने के बाद हम अपने डेफिनेशन के लिए अब तैयार हो चुके हैं. हमारी डेफिनेशन कंटिन्यूअस फंक्शन की क्या होगी? फॉर ए फंक्शन f(x) डिफाइंड ऑन एन ओपन इंटरवल कंटेनिंग, जिस पॉइंट के ऊपर हम कंटिन्यूटी की बात कर रहे हैं उस पॉइंट को कंटेन करने वाले एक इंटरवल के ऊपर हमारा फंक्शन जरूर डिफाइन होना चाहिए, क्योंकि हमें पता है कि लिमिट कब एग्जिस्ट करती है, जब एक ओपन इंटरवल कंटेनिंग ए के ऊपर हमारा फंक्शन डिफाइन जरूर. तो हमारा फंक्शन डिफाइन है इंटरवल कंटेनिंग ए, इज सेड टू बी कंटीन्यूअस एट ए. फंक्शन को कंटीन्यूअस कब कहेंगे? अगर फर्स्ट कंडीशन एफ ए डिफाइन भी होना चाहिए हमारे पास, सेकंड मेरी लिमिट एग्जिस्ट भी करनी चाहिए, इन तीनों का कॉन्ट्री रिलेशन है. ये तीनों पॉसिबिलिटी मेरी आएगी ना, दैट मींस मेरा फंक्शन डिफाइन भी हो, मेरी लिमिट भी एग्जिस्ट करे, मेरा कोई जंप ना आए. एंड थर्ड कि मेरे पास यही जो वैल्यू है दैट इज एल शुड बी इक्वल टू एफ ए. तो हमारे पास तीनों कंडीशन कि मेरी एफ की वैल्यू ए के ऊपर डिफाइन भी हो, प्लस सेकंड कंडीशन कि मेरी लिमिट एग्जिस्ट भी करे x टेंड्स टू a पर, और थर्ड कंडीशन अगर x टेंड्स टू a लिमिट एग्जिस्ट कर रही है दैट मींस लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट इक्वल भी आ रही है, लेकिन वो इक्वल क्वांटिटी किसकी इक्वल होनी चाहिए? f ऑफ a इक्वल होनी चाहिए. दैट मींस दिस हाइट शुड बी इक्वल टू f a. तो ये जो पॉइंट है मेरा यही आ जाएगा अगर मेरा f a l के इक्वल हो जाए. Then there is no discontinuity in the graph. Then the graph is continuous. That means function is continuous at a point A. Function हमारा continuous. अब function को पूरे के पूरे इंटरवल के ऊपर कंटिन्यूअस कहते हैं. कि अगर इंटरवल के, अगर हमारी डोमेन सपोज इंटरवल है, that may be open interval, closed interval, semi open और semi closed. तो हम फंक्शन को कंटिन्यूअस इन द इंटरवल कब कहेंगे? जब डोमेन के हर पॉइंट के ऊपर फंक्शन हमारा कंटिन्यूअस है. तो डेफिनेशन हमारी कंटिन्यूटी के किसी पॉइंट के ऊपर है और उसको हम एक्सटेंड करके किसी इंटरवल के ऊपर ले जा रहे हैं, लेकिन इंटरवल की डेफिनेशन में हम फंक्शन को कंटिन्यूअस कहते हैं जब डोमेन की हर पॉइंट के ऊपर हमारा फंक्शन क्या हो? कंटिन्यूअस हो. दैट मीन्स मेरा जो ग्राफ है पूरी के पूरे डोमेन में किसी भी पॉइंट के ऊपर ब्रेक ना हो, तो हम कहते हैं कि फंक्शन हमारा जो है वो कंटिन्यूअस है. तो अब इसी डेफिनेशन के साथ हम एक एग्जांपल लेके चलते हैं. So first example
x plus 1 when x is greater than equal to 0 and x minus 1 when x is less than 0. तो हमें पता है कि हमारे जो फंक्शन है वो जीरो के लेफ्ट साइड और जीरो के राइट साइड में डिफाइन हो रहा है. दैट मीन्स हमारे पास अगर मुझे फंक्शन का ग्राफ ड्रॉ करना है तो जीरो के लेफ्ट साइड में और जीरो के राइट साइड में फंक्शन की वैल्यू चेंज हो रही है, बाकी जगह सेम रहेगी. जीरो के लेफ्ट साइड मीन्स माइनस इंफिनिटी टू जीरो और जीरो के राइट साइड मीन्स जीरो टू इंफिनिटी में फंक्शन की वैल्यू सेम है. इट मीन्स मेरा फंक्शन डिफाइन भी है जीरो के राइट साइड में, लिमिट भी एग्जिस्ट करेगी बिकॉज दिस इज द पॉलिनोमियल फंक्शन. तो फंक्शन की कंटिन्यूटी हमें जब चेक करनी होगी तो हमारा जहां ब्रेक कर रहे हो फंक्शन को, तो जीरो के ऊपर ब्रेक कर रहे हैं तो हम फंक्शन की कंटिन्यूटी चेक करेंगे एट पॉइंट जीरो. तो हम चेक करेंगे लिमिट एक्स टेंड, पहली कंडीशन f0 मस्ट बी डिफाइंड. पहला ये चेक करेंगे कि हमारा f0 डिफाइंड भी है या नहीं. f0 डिफाइंड है बिकॉज इक्वल टू जीरो पर f की वैल्यू ये है. तो f of 0 is given by 0 plus 1, that is 1. सेकेंड कंडीशन हमारी कि मेरी लिमिट एग्जिस्ट करनी चाहिए. लिमिट कब एग्जिस्ट करती है? जब मेरी लेफ्ट साइड से अगर हम जीरो को अप्रोच करें, राइट साइड से जीरो को अप्रोच करें तो दोनों वैल्यू सेम आ जाए. लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस fx, इट मींस लेफ्ट साइड से अगर मैं जीरो को अप्रोच करूं तो मेरी फंक्शन की वैल्यू क्या होगी? लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस f of x is when x is less than 0 is x minus 1. We have here minus 1. And limit x tends to 0 plus f of x, this is equal to x plus limit x tends to 0 f of x की वैल्यू x plus 1 when x tends to 0 plus क्योंकि 0 की राइट साइड में फंक्शन की वैल्यू and this is again 1. तो हमारे पास अब मेरी लेफ्ट हैंड लिमिट तो -1 आ रही है, राइट हैंड लिमिट जो आ रही है 1 आ रही है. दैट मीन्स अगर मेरा फंक्शन का ग्राफ ड्रॉ करें तो लेफ्ट साइड से तो वो -1 को अप्रोच कर रहा है और राइट साइड से वो 1 को अप्रोच कर रहा है. दैट मीन्स मेरी लिमिट ही एग्जिस्ट नहीं कर रही. दिस इज f of x लिमिट x टेंड्स टू 0 plus f of x, these two are not equal. Therefore, limit does not exist. लिमिट तब एग्जिस्ट करती है जब मैं जीरो को किसी भी साइड से अप्रोच करूं, वो वैल्यू कॉमन वैल्यू को कन्वर्ट करनी चाहिए. तो हमारे पास दिस इज डज नॉट एग्जिस्ट. तो हमारी कंटिन्यूटी की डेफिनेशन यहाँ फेल हो चुकी है बिकॉज मेरा था पहला fa डिफाइन होना चाहिए, वो ऑलरेडी डिफाइन हो चुके हैं, बट मेरी सेकंड कंडीशन इज नॉट सेटिस्फाइड. तो मेरा जो फंक्शन होगा वो कंटिन्यूअस नहीं है एट पॉइंट जीरो. दिस इज डिसकंटिन्यूअस फंक्शन एट पॉइंट जीरो. तो सपोज नाउ वी आर हैविंग सम अनदर एग्जांपल. दिस इज x plus 1 when x is non-zero and this is 1 by x when x is 0. तो हमारे पास जब x नॉन जीरो है इट मींस लेफ्ट साइड लें चाहे राइट साइड ऑफ जीरो लें तो मेरी जो वैल्यू है वो यही रहेगी. जीरो के ऊपर हमारे पास 1 by x. Now we know that 1 by 0 is infinity. That means function is not defined at the point x is equal to 0. तो मेरी ये कंडीशन ही सेटिस्फाई नहीं हुई कि मेरा फंक्शन डिफाइन भी है at point 0. तो that means again function is not continuous at point x is equal to 0. तो अगर मेरी ये तीनों कंडीशन सेटिस्फाइड हो जाए तब हम कहेंगे कि हमारा जो फंक्शन है वो कंटिन्यूअस है. सपोज वी आर हियर x plus 1 when x is less than 0. This is x square plus 1 when x is greater than 0 and this is 1 when x is equal to 0. अब हमारे पास फिर से अगेन जीरो पे ही ब्रेक कर रहा है हमारा फंक्शन. जीरो के लेफ्ट साइड में कुछ और वैल्यूज है, जीरो के राइट साइड में कुछ और वैल्यूज है और जीरो के ऊपर कुछ और वैल्यूज है. तो सबसे पहली कंडीशन मेरा f0 डिफाइन होना चाहिए. तो मेरा f0 यहाँ 1 है. ऑफ कोर्स मेरा एक फर्स्ट कंडीशन तो ट्रू हो चुकी है कंटिन्यूटी की. अब सेकंड कंडीशन लिमिट एग्जिस्ट करनी चाहिए. लिमिट कब एग्जिस्ट करेगी? अगर मैं x टेंड्स टू 0 माइनस fx और x टेंड्स टू 0 प्लस fx को इक्वल टू करें. तो अब यहाँ पर लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस 0 के लेफ्ट साइड हमारे पास फंक्शन की वैल्यू है x प्लस 1 एंड दिस इज 0 की राइट साइड हमारे फंक्शन की वैल्यू है this is x square plus 1 and this is x tending to 0. तो x tending to 0 means ये 1 बनने वाला है and then x tending to 0 here is this is again 1. तो लिमिट लेफ्ट साइड में 0 की और राइट साइड में 0 की लिमिट इक्वल आ रही है. दैट मींस लिमिट जो है वो मेरी एग्जिस्ट कर रही है एंड दैट इज इक्वल टू
पहला वो एग्जिस्ट कर रही है एंड उसकी जो वैल्यू आ रही है लिमिट x टेंड्स टू 0 f of x is f0. तो होगी मेरी तीनों कंडीशन सेटिस्फाइड. f0 is defined, second is fx is going to exist, and third is limit x tends to a, fx should be equal to fb, then function is continuous at the point a is 0. तो हमारा जो फंक्शन है वो कंटिन्यूअस है. नेक्स्ट है हम इसी डेफिनेशन को प्रिसाइज डेफिनेशन में कन्वर्ट करेंगे. बिल्कुल कल की तरह ही है. लास्ट लेक्चर में हमने वहाँ लिमिट को हमने देखा था कि लिमिट हमारे एग्जिस्ट कर रही है तो वो L के इक्वल आ रही है. तो हमने डेफिनेशन दी थी प्रिसाइज डेफिनेशन. अब साइलेंट हेल्पर डेफिनेशन सेम उसी डेफिनेशन को हम फर्दर लेंगे. दिस इज प्रिसाइज डेफिनेशन और अब साइलेंट हेल्पर डेफिनेशन. अब हमारे पास जब हमने ये कहा था लिमिट x टेंड्स टू a fx इज इक्वल टू l, देन हमने क्या लिया था फॉर एवरी एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 देयर मस्ट एग्जिस्ट सम डेल्टा ग्रेटर देन 0. तो उसी डेफिनेशन को मैं एक बार दोबारा लिख रही हूं. फॉर एवरी एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 देयर एग्जिस्ट a delta greater than 0 such that whenever x belonging to a minus delta to a plus delta, then fx belonging to x is not equal to a here. जब लिमिट की बात कर रहे थे हम, fx belongs to L minus epsilon and L plus epsilon. In this interval, the points are getting closer to a. इसको डेफिनेशन को क्या whenever x getting closer to a, delta is small. तो हमारे पास fx is getting closer to L. If we are decreasing the epsilon, it means we are approaching to L. तो हमारे पास इंटरवल की जो हमारा जो ग्राफ ड्रॉ करें तो हमारे पास अगर मैं एप्सिलॉन को डिक्रीज कर रही हूँ दैट मींस वी आर अप्रोचिंग टू L. तो करस्पॉन्डिंग हमें एक डेल्टा जरूर मिलता था. करस्पॉन्डिंग टू एवरी पॉइंट वी आर हियर डेल्टा. तो हमने यहाँ कॉमन ले लिया था. दिस इज a प्लस डेल्टा, a माइनस डेल्टा. Whenever x belongs to a minus delta to a plus delta, the graph of the function is contained in these two straight lines. तो हमारे पास L minus epsilon और L plus epsilon के बीच. तो एक डेल्टा जरूर एग्जिस्ट करेगा कि पूरा ग्राफ ऑफ द फंक्शन whenever x belonging to किस पोर्शन का ग्राफ a माइनस डेल्टा टू a प्लस डेल्टा पोर्शन का ग्राफ किसके बीच में चला जाए L माइनस एप्सिलॉन और L प्लस एप्सिलॉन के बीच. इट मींस whenever x is getting closer to a, whenever x is getting closer to a, fx is getting closer to L. But here is x should not may or may not. हमारे पास a के ऊपर फंक्शन डिफाइन भी हो सकता था, a के ऊपर नहीं भी डिफाइन हो सकता था. हमें कहा था कि a के ऊपर हमें बॉदर करने की जरूरत नहीं है. What type of the function is behaving at the point a. Now, but in this definition of continuity, first condition is there, fa should be defined, and this quantity is equal to f. So we are just replacing where L is taken by f of a. तो हमारी definition क्या होगी continuity की? Now we are removing this condition. अभी हम देखेंगे x not equal to a के ऊपर हमारे पास फंक्शन किस तरह से बिहेव करेगा. तो हमारी कंटिन्यूटी की डेफिनेशन f is said to be continuous at a point a. फंक्शन को कंटिन्यूअस कब कहेंगे? f is said to be continuous at point a if for every epsilon greater than 0, if for every epsilon greater than 0 there must exist some delta greater than 0 such that whenever x belonging to a minus delta to a plus delta, fx should belong to fa minus epsilon and fa plus epsilon. So L is replaced with f of a. Now x is अगर x a के इक्वल है, ऑफ कोर्स इस इंटरवल के अंदर है, तो f of a भी हमें पता है इस इंटरवल के अंदर है, तो हम x is equal to a कंडीशन हम ओमिट नहीं कर, नॉट इक्वल टू a की कंडीशन हम नहीं लेके चलेंगे. तो x अगर a के इक्वल पे है तो उसकी इमेज क्या बनेगी? अगर x मेरा a है देन fx इज f of a, और f of a ने तो बिलोंग करना ही करना है इस इंटरवल में. दिस इज ऑलवेज बिलोंग टू व्हाटएवर बी द एप्सिलॉन, ये पॉइंट ने तो उसके अंदर बिलोंग करना ही करना है.
तो हमारे पास, बट जब हमारे पास L था दैट मे नॉट बी इक्वल टू एफ ऑफ ए मे नॉट बी डिफाइंड एट देन, अगर L हमारे पास लिमिट की बात कर रहे हैं, हम कंटिन्यूटी की बात नहीं कर रहे, तो अगर यहाँ L था तो हमारे पास एफ ऑफ ए L माइनस एप्सिलॉन L प्लस एप्सिलॉन से बाहर भी जा सकता था, जैसे हमने अभी एग्जांपल देखा था कि मेरे पास यहाँ पर है L माइनस एप्सिलॉन और L प्लस एप्सिलॉन। तो ये हमारे पास एक सिंपल सा, इसको अच्छे से हम समझते हैं कि हमारे पास लिमिट में और कंटिन्यूटी में, तो जब हमने इस तरह का ग्राफ ड्रॉ किया था, एक होल्ड कर दिया था और इस पॉइंट के ऊपर हमारे फंक्शन की वैल्यू a है, तो हमारे पास दिस वाज L, this is L plus epsilon and this is L minus epsilon. We are here having a minus delta and here a plus delta. तो a minus delta और a plus delta के पोर्शन का जो ग्राफ है that is included in L minus a, L plus c. But f of a की value is not included in this L minus epsilon and L plus epsilon. So we have omitted the point x is equal to a when we are talking about the limit. जब हमारे पास लिमिट के अलावा हम कंटिन्यूटी की डेफिनेशन के ऊपर आएंगे, दिस लेंथ इज ऑलरेडी इक्वल टू एफ ऑफ ए। तब हमारे पास एफ ऑफ ए अगर है तो इट इज ऑलवेज बिलोंग्स टू दिस इंटरवल एफ ए माइनस एप्सिलॉन एंड एफ ए प्लस एप्सिलॉन। सो वी आर टेकिंग हियर द पॉइंट x इज इक्वल टू a। तो हमारी डेफिनेशन आ गई, f is said to be continuous at a point a if for every epsilon greater than 0 there exists a delta greater than 0 such that whenever x belonging to a minus delta, a plus delta, its image belonging to f a minus epsilon, f a plus epsilon. When we choose an epsilon, we are forming this type of interval. This type of interval contains the point nearer to f a. And for every epsilon chosen, that means we are forming every neighborhood of f. We are forming every neighborhood of f. There exists delta greater than 0 means there exists a neighborhood of a. तो हर neighborhood of f के corresponding एक a का neighborhood आएगा, उस neighborhood के point की images किस neighborhood में जा रही है, neighborhood of f of a. So this is the physical interpretation of epsilon delta definition. For every neighborhood of a, there exists some neighborhood of a having the images of each element in this interval in belonging to this interval. तो हमारी कंटिन्यूटी की डेफिनेशन इस स्टेटमेंट को फिर से हम लिख सकते हैं, x minus a is less than delta, that is whenever x is a point having distance from a is less than delta, then its image has distance from f is less than epsilon. Whenever x is getting closer to a, its distance from a is less than delta, its image is also approaching to f of a, that means its image has also distance from f a less than epsilon. We can choose epsilon very small, we are getting more closer to f a as we want. तो हमारा epsilon हमारी चॉइस के ऊपर डिपेंड करेगा, हम कितना fx को fa के क्लोज लेके जाना चाहते हैं। तो लेकिन हर एप्सिलॉन के करस्पॉन्डिंग एक डेल्टा जरूर एग्जिस्ट करेगा, और डेल्टा जो होगा वो मेरा ऑफ कोर्स किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, एप्सिलॉन के ऊपर, और साथ में ही मेरे पॉइंट के ऊपर भी डिपेंड कर रहा है कि अगर मेरा पॉइंट चेंज हो गया, जिस पॉइंट के ऊपर हम कंटिन्यूटी की बात कर रहे हैं, तो वो पॉइंट भी अगर मैं चेंज कर दूं तो मेरा डेल्टा उसके करस्पॉन्डिंग भी चेंज हो जाएगा। वो हम एग्जाम्पल से भी देखेंगे किस तरह से हमारा डेल्टा पॉइंट के ऊपर भी डिपेंड कर रहा है। Next, we are going to discuss the topic of discontinuity, types of discontinuity. हमें पता है कि हमारा जो फंक्शन है वो कंटिन्यूस कर्व था जब मेरी ये तीन कंडीशन सेटिस्फाइड हो रही थी, अगर हम कंटिन्यूटी किसी पॉइंट के ऊपर बात कर रहे थे। अब इन तीनों में से कोई एक भी हमारे पास कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं हो रही, दैट मीन्स हमारा जो फंक्शन है वो डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा। तो हमारे पास मेनली हम डिसकंटिन्यूटीज के टाइप को 3 ब्रॉड कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। हालांकि हमारे पास उसके बाद भी मिक्स्ड डिसकंटिन्यूटीज होती है, किसी दो कैटेगरीज को मिला के हमारे पास डिसकंटिन्यूटी आ जाती है। बट हमारे पास जो मेनली हम 3 कैटेगरीज में इसको डिवाइड करेंगे, जिनमें से दो नॉन इनफाइनाइट डिसकंटिन्यूटी है और एक जो है वो इनफाइनाइट डिसकंटिन्यूटी है। तो सबसे पहला जो मैं लेने जा रही हूँ दैट इज रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी। रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी में क्या होगा कि हमारा जो ग्राफ है वो इस तरह का दिखेगा,
जहाँ पर मैंने भी जब हमने कंटिन्यूटी की डेफिनेशन स्टार्ट की थी तो हमारे पास क्या है कि ए के ऊपर फंक्शन अगर डिसकंटिन्यूटी है, डिसकंटिन्यूअस है, तो हमारा ए के लेफ्ट साइड में, ए के राइट साइड में तो फंक्शन की वैल्यू एल को अप्रोच कर रही है, बट दिस इज द पॉइंट ए एफ ए, तो एल जो है वो मेरा एफ ए के इक्वल नहीं है, कि मेरी लिमिट तो एग्जिस्ट कर रही है लेफ्ट हैंड साइड ऑफ ए एंड राइट हैंड साइड ऑफ ए, द वैल्यूज ऑफ द फंक्शन अप्रोचेस टू एल, but L is not equal to F. That means limit is going to exist, but that limit is not equal to F. That means मेरी जो थर्ड कंडीशन है वो मेरी सेटिस्फाई नहीं हो रही, मेरी फर्स्ट और सेकंड सेटिस्फाइड हो रही है. That means we have removable discontinuity. तो रिमूवेबल नाम क्यों पड़ा इसका, रिमूवेबल क्यों कहा गया, कि अगर मैं इस फंक्शन की वैल्यू को ही रीडिफाइन कर दूं, एफ ऑफ ए को अगर मैं रीडिफाइन कर दूं, इस पॉइंट को ही अगर यहीं पे लेके चले जाए हम, दैट मींस हमने फंक्शन को रीडिफाइन कर दिया, और रीडिफाइन करके हमने उसकी डिसकंटिन्यूटी को रिमूव कर दिया. अभी हम इसका एग्जांपल देखेंगे, उसके बाद हम इसको अच्छे से रिमूवेबल क्यों कहा गया उसको भी एक्सप्लेन करेंगे. जंप डिसकंटिन्यूटी, ये हमारे पास दो सेगमेंट अलग अलग आ रही होंगी और उनमें कहीं भी मीट नहीं हो रही, वो दोनों सेगमेंट, दोनों सेक्शंस मीट नहीं हो रही, तो एक जंप आ रहा होगा. दैट मींस अब हमारे पास कि अगर ये पॉइंट के ऊपर डिसकंटिन्यूटी है, फंक्शन की वैल्यू ए के ऊपर डिफाइन है, तो लेफ्ट साइड में तो फंक्शन की वैल्यू किसी और पॉइंट को अप्रोच कर रही है, दैट इज अप्रोचिंग टू स्मॉल है, और फिर हमारे पास राइट साइड में फंक्शन की वैल्यू मान लो दिस इज कैपिटल एल एंड दिस स्मॉल एल एंड कैपिटल एल आर नॉट सेम. दैट मींस राइट साइड में जब फंक्शन एक्स ए को अप्रोच करेगा तो फंक्शन की वैल्यू कैपिटल एल को अप्रोच कर रही है, लेफ्ट साइड में फंक्शन की वैल्यू एल को अप्रोच कर रही है. दैट मींस मेरी लिमिट ही एग्जिस्ट नहीं कर रही, तो एक जंप आ रहा है हमारा ये पॉइंट के ऊपर. So these two are not same. So we have jump discontinuity. This is also again non-infinite discontinuity. These two quantities are finite, finite but not same. So this is an example of jump discontinuity. Next is the discontinuity. Third is infinite discontinuity. Infinite discontinuity means कि हमारे पास जो लिमिट की वैल्यू है either from the left side or from the right side or from the both side, limit extends to a plus fx is infinity or minus infinity, limit extends to a minus fx is infinity or minus infinity. It means this is the definition of the asymptotes. तो discontinuity located at the vertical asymptote. तो x is equal to a जो है हमारी जो लाइन जिस पॉइंट के ऊपर हमारा discontinuity है, तो वो एक asymptote की तरह दिखेगा तुम्हें. asymptote हमारे पास this is the straight line, और हमारा जो ग्राफ है वो इसी तरह से दिखेगा जब जब हमारे पास x इज इक्वल टू a के ऊपर इनफाइनाइट डिसकंटिन्यूटी होगी. दैट मींस मेरे फंक्शन की वैल्यू a पर इनफिनिटी को अप्रोच करती हुई दिखेगी, आइदर प्लस इनफिनिटी और माइनस इनफिनिटी, और फ्रॉम द लेफ्ट साइड और राइट साइड कोई एक साइड से भी अगर इनफाइनाइट को जा रही है या दोनों साइड से भी जा सकती है, दैट मीन इट इज इनफाइनाइट डिसकंटिन्यूटी. तो सबसे पहला एग्जांपल हम रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी का लेके चल रहे हैं, जहां मेरा फंक्शन की लिमिट तो वो एग्जिस्ट कर रही है बट दैट इज नॉट इक्वल टू एफ ऑफ ए. तो एग्जांपल लिया मैंने, एफ ऑफ एक्स इज एक्स प्लस वन, एक्स इज इक्वल टू वन, और दिस इज एक्स स्क्वायर प्लस टू व्हेन एक्स इज लेस देन टू वन, एंड दिस इज एक्स प्लस टू व्हेन एक्स इज ग्रेटर देन. तो तीन तरह से हमने फंक्शन को डिफाइन किया कि फंक्शन की वैल्यू वन पर क्या है, फंक्शन की लेफ्ट साइड, वन की लेफ्ट साइड में क्या है, वन की राइट साइड में क्या. तो जब मैंने लेफ्ट साइड में फंक्शन की वैल्यू को कैलकुलेट किया, लिमिट x टेंड्स टू 1 माइनस लिमिट x टेंड्स टू 1 प्लस, तो लिमिट x टेंड्स टू 1 माइनस वी आर गोइंग टू टेक दिस डेफिनेशन ऑफ fx, तो x स्क्वायर प्लस 2, तो वी आर गेटिंग हियर 1 प्लस 2 दैट मींस 3. तो यहाँ पर हमारा x प्लस 2 दैट इज अगेन 3, दैट मींस these two are same. तो लिमिट तो मेरी एग्जिस्ट कर रही है, लेकिन फंक्शन की वैल्यू 1 के ऊपर कितनी आएगी, दैट इज x प्लस 1 यानी कि 1 प्लस 1 दिस इज 2. तो ये दोनों तो सेम होगी हमारे पास कि फंक्शन की वैल्यू लिमिट तो एग्जिस्ट कर रही है बट दैट इज नॉट इक्वल टू f ऑफ a, दैट इज बिकॉज़ f ऑफ a इज 2. तो दिस टाइप ऑफ डिसकंटिन्यूटी इज रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी. तो क्यों ना हम फंक्शन को अगर कंटीन्यूअस बनाना है तो हम अपनी फंक्शन की डेफिनेशन को इस तरह से बना दें कि मेरी f ऑफ 1 की वैल्यू क्या आ जाए, 2 आ जाए. तो हम ये डेफिनेशन को रीडिफाइन कर दें. तो दिस पार्ट को अगर हम रीडिफाइन कर दें तो मेरा जो फंक्शन है उसकी डिसकंटिन्यूटी जो है वो रिमूव हो जाएगी. तो हम बाय रीडिफाइनिंग द फंक्शन डिसकंटिन्यूटी कैन बी रिमूव. तो ग्राफ कैन बी मेड कंटिन्यूअस बाय मेकिंग दिस पोर्शन इक्वल टू 2. So that's why it's called removable discontinuity. Next is jump discontinuity. Jump discontinuity when limit is not equal. For example, इसी क्वेश्चन में ही हमने ले लिया
x plus 2 and this is x minus 2 when x is less than 1 then x is greater than equal to 1. That means 1 की लेफ्ट साइड में फंक्शन की वैल्यू है 1 के लेफ्ट साइड में फंक्शन की वैल्यू 1 plus 2 3 हो जाएगी और 1 के राइट साइड में फंक्शन की वैल्यू -1 हो जाएगी. These two are same, so लिमिट ही एग्जिस्ट नहीं कर रही. तो लेफ्ट साइड में फंक्शन किसको अप्रोच कर रहा है, मेरा 3 को, और राइट साइड में जो फंक्शन अप्रोच कर रहा होगा दैट इज -1 को. देयर इज a jump in the at the point a in the graph of the function. So this is again jump discontinuity. And next example we are going to take here is example of infinite discontinuity. Suppose we have here fx is equal to x minus 1. So x is equal to 1 के ऊपर हमारे पास f(1) की वैल्यू इंफिनिटी आ जाएगी. दैट मीन्स मेरा फंक्शन f के ऊपर a के ऊपर डिफाइन ही नहीं है. इंफिनिटी इज द थिंग व्हिच इज नॉट गोइंग टू एग्जिस्ट इन द रियल वर्ल्ड. सो फंक्शन की वैल्यू a के ऊपर डिफाइन ही नहीं है, हम इंफिनिटी को ग्राफ में दिखा नहीं सकते. तो पहला जो है पहली कंडीशन ही सेटिस्फाई नहीं हो रही. तो दिस इज द कंडीशन व्हेन दीज नॉट आर सेम देन रिमूवेबल डिस्कंटिन्यूटी. दिस इज नॉट गोइंग टू एग्जिस्ट दैट मींस जंप डिस्कंटिन्यूटी. अगर मेरा यही डिफाइन नहीं है तो मेरी इनफाइनाइट डिस्कंटिन्यूटी आ सकती है अगर मेरी f की वैल्यू इंफिनिटी आ जाए. तो हम इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट कैलकुलेट करेंगे. लिमिट x टेंड्स टू 1 माइनस लिमिट x टेंड्स टू 1 प्लस f of x. This is limit x tends to 1 minus 1 by x minus 1. जब मेरा 1 की लेफ्ट साइड है तो इस 1 से स्मॉल लिटिल बिट स्मॉलर नंबर वी आर टेकिंग. तो वी आर टेकिंग हियर -1 minus h where h is we are taking small positive number. अगर मेरा x minus 1 को टेंड कर रहा है तो h मेरा टेंड करेगा 0. तो अब हम x minus 1 कैलकुलेट करेंगे. So any number which is smaller than 1 can be put in this form 1 minus h. H is small positive number. अगर मेरा x 1 को टेंड कर रहा है तो h मेरा of course 0 को टेंड करेगा. In that case x minus 1 आ जाएगा मेरा minus h. तो ये जो लिमिट बन जाएगी लिमिट आ जाएगा लिमिट x tends to 1 minus f of x is 1 by x minus 1. x minus 1 is minus h and limit h tends to 0. अगर h को मैं 0 को टेंड करूँ this becomes minus infinity. सेम इसी तरह से जब हम राइट हैंड लिमिट कैलकुलेट करेंगे दैट इज लिमिट x टेंड्स टू 1 प्लस f of x और एनी नंबर व्हिच इज लिटिल बिट बिगर देन 1 कैन बी पुट इन दिस फॉर्म 1 by h. h is small positive number when x tends to 1 plus h tends to 0 plus. So we are getting here limit x tends to 1 plus 1 by x minus 1 is limit h tends to 0. Well, x minus 1 is equal to h here and this is equal to infinity. तो एक साइड से हम जब हम लेफ्ट हैंड लिमिट 1 की निकाली है तो माइनस इंफिनिटी को अप्रोच कर रहे हैं फंक्शन. राइट साइड ऑफ 1 से फंक्शन इंफिनिटी को अप्रोच कर रहे हैं. देयरफॉर x is equal to 1 is the point of infinite discontinuity. And again we can see here this is also the graph of infinite discontinuity. तो हम this is the point अगर a हमारे पास infinite discontinuity है तो अगर हम a की राइट साइड से फंक्शन अप्रोच करें तो फंक्शन का जो ग्राफ है दैट इज अप्रोचिंग टू माइनस इंफिनिटी. और यहाँ पर x टेंड्स टू जब लेफ्ट साइड ऑफ a है तो ग्राफ का फंक्शन टेंड्स टू प्लस इंफिनिटी. तो a इज द पॉइंट ऑफ इनफाइनाइट डिस्कंटिन्यूटी पर. तो 3 तरह की डिस्कंटिन्यूटी हमने डिस्कस की है. So what we have learned today? We have learned today informal definition of continuity, formal of silent method definition of continuity. We have done some example of continuity and types of discontinuities, and we have explored different kind of discontinuities with different kind of examples here. So आज हमने ये सब कुछ किया. नेक्स्ट लेक्चर में हम प्रॉपर्टीज ऑफ कंटिन्यूअस फंक्शन करेंगे और उसकी करैक्टरिस्टिक्स करेंगे यूजिंग ऑल दीज कॉन्सेप्ट्स ऑफ लिमिट एंड कंटिन्यूटी. तो आज हम लेक्चर ही स्टॉप करते हैं. नेक्स्ट लेक्चर नेक्स्ट टाइम हम करेंगे. थैंक यू.